जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये इस प्रकार का टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में मैं जानता हूँ 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। मित्र, इस सेशन से आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में, आप भारतवर्ष की कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, आपको 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। यद्यपि देखा जाए कुछ दिन बाद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ऐसी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से मैं जानता हूँ 2 से 5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है मित्र। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नोटबुक ले लीजिए और आप जो क्वेश्चन बताऊं उसको नोट करते जाना। यद्यपि इसे मैं रिवीजन के तौर पे आपको बताऊंगा ताकि आपका कम समय में आप अधिकांश जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें गेन कर ले जाएं। आपको बताना चाहता हूँ इसी सेशन में मैंने वो आर्टिकल्स लिए हैं, वो अनुच्छेद लिए हैं जो विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए और आने की इनकी पूरी संभावना है 100%। और यही आर्टिकल मोस्टली घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं। तो बगैर देरी किए चलते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सेशन पे नए सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आपको बताना चाहता हूँ इस पर जीएस की सारी विषय, हिंदी, करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछा ये गया है भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से ये पूछा गया है, जब जो भारतीय संविधान का जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं। तो ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। यद्यपि अगर देखा जाए इस समय समथिंग 450 के समथिंग आर्टिकल हो सके हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये आर्टिकल नहीं है। इसमें जैसे ए जोड़ दिया, जैसे 50 में ए जोड़ दिया, 61 में एक जोड़ दिया, इस टाइप से जोड़े गए हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो मूल आर्टिकल हैं तो बता दीजिए कितने हैं। तो 395 आर्टिकल हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं मित्र। यही पता आपको 395 आर्टिकल हैं। और भारत के जो संविधान है, संविधान के 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और अनुसूची पूछी जाए, अनुसूचियाँ पूछी जाए, अनुसूचियाँ वर्तमान समय में कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ थी, इस समय हैं। लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इन बातों को भी बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 है। 1 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है जिसमें बताया गया है भारत राज्यों का समूह है, जैसे इंडिया या भारत कहा गया है, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। इंडिया का मतलब होता है भारत, ठीक है। जो राज्यों का क्या मित्र? संघ है। क्योंकि इसमें वर्तमान समय में आपने देखा होगा अपने भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। क्या है? 8 यूनाइटेड टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, ठीक है। पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका नए राज्यों के प्रवेश, उनकी स्थापना। यदि भारत में कोई नया राज्य बनाना है या उनकी स्थापना करनी है तो इसके लिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर भाई याद रख लेना, ठीक है। पूछा गया है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तित कर सकती है। जैसे कोई भी राज्य है, कोई राज्य को काट करके अलग राज्य बना सकती है, दूसरा राज्य बना सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है या उसका नाम बदल सकती है। जैसे उत्तरांचल का पहले नाम उत्तरांचल था, वर्तमान समय में उसका नाम क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है। ऐसे नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ध्यान रखिए, इसके लिए आर्टिकल 4 है, सॉरी अनुच्छेद 3 है। कौन सा? आर्टिकल 3 है, ध्यान रखना। और ये करती कौन है? तो संसद कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद कर सकती है। पार्लियामेंट को अधिकार है, ठीक है। पार्लियामेंट को ये राइट दिया हुआ है, आप लोग याद रखिए। देखिए, मैंने आपको जो आर्टिकल बताए उनके बाद थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 1, उसमें भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। इसी में इंडिया शब्द का वर्णन है। किसका? इंडिया। और इंडिया का मतलब बराबर बताया गया है भारत, ठीक है। भारत। आर्टिकल 2 बताता है संसद को नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।
किसको देता है? आर्टिकल 2 देता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 3 है मेरे भाई, वो संसद द्वारा किसी राज्य का नाम बदलना है या नए राज्य का गठन करना है या इनकी सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करना है, उसके लिए आर्टिकल 3 देखना पड़ेगा, जिनके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से मैंने जस्ट अभी आपको बताया भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता मतलब सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान किए गए? ये क्वेश्चन मित्र आता है। और अपने इंडिया में आपने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जरूर पढ़ा होगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पे सारा प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, आर्टिकल 5 से लेकर के और भाग 2 में मैंने आपको बताया था भाग टोटल कितने हैं संविधान में, तो बताइए 22 भाग है। दूसरे भाग में किसका वर्णन है? तो बता सकते हैं नागरिकता का वर्णन है। अगर पूछा जाए कि भाग 2 है मित्र, भाग 2 में किसका वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है। और ये भाग 2 कितने आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर करके 11 तक आर्टिकल में क्या दिया गया है? नागरिकता दी गई है। और पार्ट 2 है भाई, चलते हैं, देखिए इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भाग 1 में मैंने आपको बताया, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें बताया था संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पूछा जाए संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में? तो बताइए 1 में। किसमें है? 1 में है। पूछा गया है भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में मैंने आपको जस्ट बताया था, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, नागरिकता संबंधी क्या किए गए? प्रावधान क्या किए गए हैं। और भाग 3 मित्र सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। भाग 3 जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, याद कर लीजिए, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और आपको बता दूं मैं, जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। किसके संविधान से? यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक है, यद्यपि इनके बारे में बताना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। मूल संविधान में देखा जाए तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो हटा दिया गया है और उसे अब आर्टिकल 301 में रख दिया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार है। और भाग 4 और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें जो डायरेक्ट प्रिंसिपल, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं। डीपीएसपी है, क्या है? डीपीएसपी का वर्णन है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और ये कहां से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए बच्चों। ठीक है, इन चारों पार्टों को आप लोग याद रखेंगे। मैं जानता हूं यहां से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। जो आपने देखा होगा जब 1947 में बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान में, गदर मूवी उसी पर बनी हुई थी। जो पाकिस्तान के जो लोग थे भारत आना चाहते थे, तो भारत आने वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए नागरिकता के बारे में कहाँ बताया गया है? तो आर्टिकल 6 में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 6 में बताया गया है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, पूछा गया है। अच्छा, इसके साथ साथ भारत से भाई देखो, ऐसा ही नहीं है पाकिस्तान से भारत कुछ लोग आए हों, लेकिन भारत से भी तो कुछ लोग पाकिस्तान गए थे। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। ये किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 7 है मेरे भाई। किसमें? 6 और 7 दोनों याद रख लेना। 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, और 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान में गए हुए हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं मित्र। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिक, जो विदेशी नागरिक होते हैं, विदेशी मतलब अपने भारत के न होकर के वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है। जैसे मान के चलीजिए, अपने यहाँ जो विजय माल्या का नाम सुना होगा, नीरज मोदी का नाम सुना होगा, जो भगोड़े थे, भारत से बैंकों से पैसा लूट कर भाग गए, भारतीय पैसे को लेकर भाग गए। तो ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर चला जाता है
और वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, जैसे विजय माल्या ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है, ठीक है, तो इसके लिए उसकी जो इंडिया की जो पहले इंडिया का था, इंडिया की उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है। तो जो समाप्त करने की जो वर्णन है, उसकी विशेषता है, इसका वर्णन जो किया गया वो किस आर्टिकल में, तो ध्यान रखना आर्टिकल 9 में है। किसमें है? आर्टिकल 9 में है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ध्यान रखना, अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है, नागरिकता संबंधी महत्वपूर्ण बातें क्लियर करनी है, तो वो कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। कौन करता है मेरे भाई? पार्लियामेंट करती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस सेशन को 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और रिक्वेस्ट मेरी आपसे हाथ जोड़ की है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ मिलने के लिए जा रहा है। आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार है। तो जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 में यह बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है, अपनी पार्लियामेंट है, वो सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 को याद रखना। देखो 7, 8, 6, 7 इस तरह याद कर लेना, फिर 8, 9 और फिर 11 को आप लोग 100% याद कर लीजिए। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य में कौन कौन शामिल हैं? राज्य में कौन कौन से निकाय आते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले इसे जो परिभाषित किया गया है, भारत अपने आप में एक राज्य है, तो मेरा मतलब यह है कि जो राज्य है, राज्य को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो ध्यान रखना, भाग 3 का आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 है। आपको पता है भाग 3 12 से लेकर के 35 तक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। तो राज्य को परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में किया गया है भाई। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख लेना, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिए। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल किया सकती है, ये पूछा गया है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी है और वह अपने इंडिया आना चाहता है और वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो किस तरीके से प्राप्त कर सकता है? क्या किसी भारतीय लड़की से विवाह कर लेगा तो उसे नागरिकता मिल जाएगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मित्र ध्यान रखना, वो 5 तरीके से, कैसे? 5 तरीके से कोई विदेशी है वो 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से कर सकता है। 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, आप लोग याद रखना। 5 तरीके ये हैं। 5 तरीके ये हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसके बारे में बताया था मैंने शुरुआत में, के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। कैसे कैसे? जन्म से नागरिक, जैसे आप हैं, आप भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है, आप भारत में पैदा हुए हैं, आपके दादा और परदादा, अम्मा, जो चाचा चाची, माँ बाप आपके भारतीय हैं और आप भारत में पैदा हुए, तो आपको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। और वंश के आधार पर मिल सकती है, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण मतलब आप वहाँ पर जाएंगे, जो दिल्ली में वहाँ पंजीकरण है नागरिकता संबंधी, वहाँ पंजीकरण कराएंगे, उसके आधार पर क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण पर मिल सकती है। देशीकरण द्वारा किसी भूभाग को भारत में मिला करके, जैसे मान के चलिए अपना इंडिया है, इंडिया जैसे बलूचिस्तान, पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, वो भारत में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड है, और किसी भी कंडीशन में यदि वो भारत में शामिल हो जाता है तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारतीय कहलाएंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी भारत की, ठीक है। इस तरीके से 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है और 5 तरीके के बारे में बता दिया है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 12 को आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। आर्टिकल 12 को आप 100% याद रखिएगा। पूछा गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद और किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मैंने आपको जस्ट बताया था। आगे ध्यान दीजिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है? जो समानता का अधिकार है, पहला ही आर्टिकल है। समानता का जो अधिकार है वो पहला ही अनुच्छेद है, उसमें कितने आर्टिकल हैं? तो ध्यान रखना, समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है। तो 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए।
तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर सी सही है मेरे भाई, ठीक है। 14 से लेकर के 18 तक है जो समानता के अधिकार का वर्णन करता है, ठीक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। 5 आर्टिकल है इसके तहत। अब देखिए 5 आर्टिकल कौन कौन से हैं, इसमें किस किसका वर्णन किया गया है। मैं जानता हूं आप इस सेशन को बखूबी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब ये होता है विधि के समान आप सब समान है। आप किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी लिंग से, किसी वंश से, किसी भाषा के आधार पर आपको किसी प्रकार का विधि के अनुसार अलग नहीं किया जा सकता है। आप विधि के समान कैसे हैं, समान हैं, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवाद, अगर आप ऐसा करते हैं, विभेद करते हैं इनके आधार पर, तो आपको गलत ठहराया जाएगा, कानूनी ये अपराध है, ठीक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। अनुच्छेद 16 बहुत चर्चा में रहता है। इसमें ये मोस्टली रिजर्वेशन, आरक्षण से संबंधित है। किससे? आरक्षण से संबंधित है, आप लोग याद रखना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियां, विद्यालय में प्रवेश, जो लोक नियोजन के अवसर होते हैं उसमें सभी के लिए समान अधिकार हैं और सब तरीके से समान रूप से वो नौकरी ले सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार क्या कर सकती हैं, राज्य विध बनाकर कमजोर जो वर्ग होता है, जो वर्ग कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए ये प्रावधान कर सकती है कि उनको इसमें लोक नियोजन के विषय में कुछ राहत दे सकती है, ठीक है। कुछ राहत का मतलब आरक्षण दे सकती है, ठीक है। अस्पष्टता का अंत मतलब आप किसी को गलत अपशब्द नहीं कह सकते, ऊंच नीच वाले शब्द होते हैं उनको आप किसी के सामने पेश नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। ये आर्टिकल 17 के तहत आता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत पहले आपने ब्रिटिश शासनकाल में देखा था, जो भारतीय लोगों को वो अनेक उपाधियां देते थे तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, जो भारतीय लोग जो उपाधियां ले लेते थे अंग्रेजों से, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन कहीं भारत में ऐसे व्यक्तियों का दबदबा न बन जाए इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां पर उपाधियां दी जाती हैं, जैसे सेना में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन जो 5 आर्टिकल हैं आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 16 है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद कर लेना। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान, हाँ ये तो हो ही गया। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता, जैसे छुआछूत कहते हैं, को समाप्त कर दिया गया है? इसके बारे में बता चुका हूं, आर्टिकल 17 है मेरे भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार, हाँ ये वाला छूट गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों में भारत रत्न पुरस्कार उपयोगिता प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्येक रूप में नहीं किया गया है? ऑप्शन गलत करवा दो, कौन सा हो? और पीछे करो, 16 कि 17 में 18 से, हाँ वही तो करो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार, आपने भारत रत्न पुरस्कार का नाम जरूर सुना होगा, यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। कैसा सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान है। उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना 18A में, आर्टिकल 18A में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, याद कर लेना इस क्वेश्चन को, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है मूल अधिकारों में कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों को नहीं है, ठीक है। ये कौन कौन से अधिकार हैं वो आपको बता दूंगा मैं। देखिए, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलना और आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये किसको दिया गया है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में क्या किया गया है? जो व्यक्ति होते हैं ना, भारतीय नागरिक होते हैं, उन्हें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। पूछा गया, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको खुद लग रहा होगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A के तहत जो भी सरकारी भवन होते हैं उन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है, ठीक है।
आर्टिकल 19A के तहत। ठीक है, अगला दिया हुआ है किसी अपराध से अव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, यह पूछा गया है। तो इसका वर्णन मित्र आर्टिकल 20/3 में है। 20/3 में ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ठीक है, जीने का अधिकार, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और ये एक ऐसा परमानेंट आर्टिकल है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ना इसमें संशोधन किया सकता है। पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को किसी कारखाने, खादान, खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिए आर्टिकल 24 है। 24 आर्टिकल के तहत आपने देखा होगा अपने कस्बे वगैरह में जो पुलिस आती है, पुलिस ये देखती है कि जो दुकानें वगैरह हैं वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो रोज मतलब उनको उन काम पे तो नहीं लगा लिया है। अगर ऐसा उनको देखा जाता है तो पुलिस उसका जो मालिक होता है उसे तुरंत उठाती है। तो जो बच्चे होते हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उन्हें किसी कारखाने में नहीं लगा सकता। इसका वर्णन किसमें, आर्टिकल 14 में है मेरे भाई। पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो सिख होते हैं, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। कृपाण आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, तो ध्यान रखना ये आर्टिकल 25 है। कौन सा है, आर्टिकल 25 है। क्वेश्चन ही 25 है और आर्टिकल ही 25 है। ठीक है, जिसमें सिखों को क्या किया गया है, कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत भाषण, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, यह पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 29 है मेरे भाई। अनुच्छेद 29 के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपनी जो भाषा होती है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, बहुत से लोगों की अंग्रेजी भाषा है, जैसे नागालैंड वालों की है, तमिल भाषा है और तेलुगु है, बंगाली है, ये अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अपनी जो लिपि है इनकी उसको संरक्षित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 29 में मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है। और इसे संविधान के जो जनक कहे जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस आर्टिकल को संविधान की क्या कहा है, आत्मा। आत्मा कहाँ है पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिए। आगे हाँ, इसके बारे में बता चुका हूँ। इसमें देखो मोस्टली बात यह दी हुई है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत संवैधानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस सब के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति उसे के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है इस आर्टिकल के तहत। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। क्या जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, हाई कोर्ट में जा सकता है, आप लोग याद कर सकते हो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस संविधान के उपचारों का अधिकार बताया हुआ है, आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, ध्यान रखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद रखना। जो मूल कर्तव्य हैं मित्र, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और एक इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके तहत इनको जोड़ा गया था आर्टिकल 51A में। ठीक है बच्चा, और इनकी संख्या कितनी है मूल कर्तव्यों की, वो आप मुझे बताएंगे। और ये कहाँ से लिए गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इनकी संख्या मित्र वर्तमान समय में 11 है। पहले कितनी थी, 10 थी। ठीक है, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है। और ये कब जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे। और इन्हें USSR इसे रूस कहा जाता है। वर्तमान समय में रूस कहा जाता है, पहले USSR कहा जाता था। यहां से इन मूल कर्तव्यों को लिया गया है बच्चों। ठीक है, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता क्या कर सकते हैं, शिक्षा
प्रदान कर सकते हैं, आप लोग याद रखना बच्चों। अगला है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, ये पूछा गया। मौलिक कर्तव्य तो ध्यान रखना आर्टिकल भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में किया गया है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन, पूछा गया इंपोर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन चाहे स्त्री हो पुरुष हो मिले दिया जाएगा। तो इसके लिए आर्टिकल 39 है, कौन सा है 39 है, इस बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखना। मित्र ये मेरा सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो आपसे गुजारिश मेरी यही है कि प्लीज़ सेशन को शेयर जरूर करें। आपके लिए मैं इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सर से देखो चेहरे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पसीना टपक रहा है इस गर्मी में, ठीक है। तो आपका दायित्व तो इतना बनता है इस भाई के लिए थोड़ा सा एक सहयोग कर दें कि आप इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? देखिए ग्राम पंचायतों के लिए मैं अलग से क्वेश्चन सेशन बना दूंगा, चिंता न करें, बट जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 40 में किया गया है, आर्टिकल 40 में किया गया है। इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में आपने आज भी देखा होगा कि जो लोग मजदूर हैं और कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, इसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है? तो 43 है, कौन सा मेरे भाई 43 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 39 में क्या है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। 43 में मैंने बता दिया कुटीर उद्योग है, 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है। आगे ध्यान दीजिए, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 100% याद कर लीजिए। और इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य था वो गोवा था, कौन सा था? गोवा था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया इसे, वर्तमान समय 2023 में लागू किया था उत्तराखंड ने, ठीक है। पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित तो आर्टिकल 48 है मेरे भाई, कौन सा? 48 है, आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, किस अनुच्छेद के तहत है? तो 48A के तहत है मेरे भाई। आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? आप कितने पौधे लगाते हो बताइए? अगर आप पौधे लगाते हैं तो आर्टिकल 48 का A का प्रावधान करते हैं, आप लोग याद रखना इस चीज को, ठीक है। पूछा गया है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका, आपको पता है कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, के कार्यों के विभाजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। कार्यों के विभाजन के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 59 है, कौन सा है? 59 है, आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 51 में क्या है तो बता सकते हैं, भारत की विदेश नीति का वर्णन है। और ये 51 अगर ए होता है इसमें या का जुड़ जाता तो इसमें जो मूल कर्तव्य हैं उनका वर्णन होता, ठीक है। अगला किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 52 में मेरे भाई क्या है तो बता दीजिएगा। राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किए गए, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी, ठीक है। और इस समय जो राष्ट्रपति कौन है तो 15वें नंबर की आपको राष्ट्रपति दिखाई दे रही है, यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू आपको जो दिखाई दे रही हैं। अगला ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी? ये किसमें बताया गया है? तो ध्यान रखना 53 में बताया गया है, जो संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। लेकिन उसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल के सहयोग से करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति। तो मित्र इसका जो वर्णन किया गया 53 में किया गया है, ठीक है। 52 में क्या है तो बता दीजिए, राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान है। अगला इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? ये पूछा गया है। तो आर्टिकल 54 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में बताया गया, निर्वाचन मंडल है उसके बारे में बताया गया है। पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी में बताया गया? तो बता ही दिया मैंने आपको। अगला संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, ये भी पता है आपको, वर्णन किया गया। तो आर्टिकल 56 जिसे 56 कहा जाता है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं,
पूछा गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्विचार की पात्रता के बारे में बताया गया है। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाता है, ठीक है, संसद से पारित होकर के, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 57 में किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, राष्ट्रपति की योग्यता के वर्णन किस आर्टिकल में? तो जो आर्टिकल 58 है इसमें ही किसका वर्णन है? तो उसकी योग्यता का वर्णन है। भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इस तरीके से उसका योग्यता का वर्णन किया गया है। आगे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है, यह पूछा गया है। तो शर्तों के बारे में, राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसकी शर्तों के बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल 59 है मेरे भाई। कौन सा? 59 है, आप लोग याद रखना। अगला है, राष्ट्रपति के संवैधानिक किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेखन किया गया है? क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति भी शपथ लेता है, और राष्ट्रपति मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे किसके समक्ष शपथ लेता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 98 नहीं, मतलब 58 होगा, 98, हाँ, इसमें क्या किया गया है? राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, मतलब उसे पद से हटाया जा सकता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है उस राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, और कब हटाया सकता है? तो केवल एक ही कंडीशन है, संविधान का उल्लंघन करने पर। तो इसके लिए आर्टिकल 61 है, लेकिन जो महाभियोग प्रक्रिया है यूएसए के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? यूएसए के संविधान से ली है, आप लोग याद रखना बच्चों। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? राज्यसभा का जो सभापति होगा वह कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 64 में दिया गया है मेरी भाई। किसमें? आर्टिकल 64 में दिया गया है। हमने 50 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, अब आगे चलते हैं। तो मित्र, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकस्मिक स्थिति में, राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि भारत में उस समय राष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है? उस पद को संभालता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 65 मेरे भाई। किसमें? 65 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा, और ऐसी उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति को वेतन मिलने वाले वेतन भत्ते, जो भी शक्ति है, वो उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। अगला है कि संवैधानिक किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लें मेरी तरफ से, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लें, फिर ये मत कहना कि आपने ये कहा था कि 2 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 75 में मित्र मंत्रिगण का वर्णन किया गया। जो मंत्रिमंडल है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में? वैसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल का वर्णन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो 75 में मेरे भाई। किसमें? 75 में, आप लोग याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला है भारत के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, के बारे में बताया गया है? देखिए, राज्यों में महाधिवक्ता होता है, राज्यों में सबसे बड़ा जो वकील होता है भारत राज्य सरकार का, वो महाधिवक्ता होता है, और उसी तरीके से केंद्र का सबसे बड़ा जो वकील होता है, लॉयर होता है, वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, इसका वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 76 में पूछा जाता है, आप लोग याद करना भाई। ठीक है, इसमें वही आर्टिकल है जो एग्जाम में आए हुए हैं। पूछा गया जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो मित्र, आपको पता है, तो चर्चा में रहा था अनुच्छेद 370 को। किसको? अनुच्छेद 370 को। पूछा गया अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी सजा को माफ या सजा में हेरफेर करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, सभी को पता है। और भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की, यदि उसे फांसी की सजा हो गई है या उसकी सजा को किसी को कम कराना है, तो आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसकी सजा को कम करा सकता है। आर्टिकल 72 को आप लोग 100% याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला दिया हुआ है, इसमें यही सब बताया गया है। इसी के तहत आर्टिकल, देखो ये 72 वाला तो मैंने बता दिया राष्ट्रपति संबंधित है, लेकिन आर्टिकल 61 इसके तहत क्या है कि राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अनुसार राज्यपाल को किसी भी सजा को माफ कर सकता है या सजा में कमी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को या कोर्ट मार्शल जैसी सजा को माफ नहीं
उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं कर सकता है, उसको मैं कमी नहीं कर सकता है। अगला दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का वर्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 79 जरूर याद कर लेना। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का वर्णन है, किसका? संसद का वर्णन है, संसद का वर्णन है। और अगर आर्टिकल 80 दिया है तो राज्यसभा का वर्णन है, राज्यसभा का वर्णन है। और आर्टिकल 81 दिया है तो लोकसभा का वर्णन है, लोकसभा का वर्णन है। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई। आगे चलते हैं। लोकसभा का वर्णन किसमें दिया किया गया है? तो आर्टिकल 81 में है, जस्ट मैंने आपको भी बताया है। उसके बाद लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 83 में। मतलब यह है आपातकाल के दौरान अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, जैसे किसी देश से युद्ध हो जाता है या आंतरिक विद्रोह हो जाता है और लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में एक बार में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकता है। इसका वर्णन किसमें है? तो 83 में मेरे भाई, याद रख सकते हो आप लोग। अगला दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आर्टिकल 85 है, 85 के तहत ही लोकसभा भंग की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ध्यान रखना ये 93 है। 93 के अनुसार लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, का प्रयोग कर सकता है? तो इसके लिए आर्टिकल 100 है मेरे भाई, आर्टिकल 100 है, आप लोग याद रखना, ठीक है, आर्टिकल 100 को। अगला है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? बहुत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 108 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 108 में किया गया है। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता है वो कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस बात को ध्यान रखना भाई, बेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, हजारों बार ये पूछा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? अच्छा, पहले नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा जो धन विधेयक है इसका वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 112 में है बच्चा, ठीक है। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? तो 109 के तहत बच्चा, ठीक है, 109 के तहत नहीं पेश किया जा सकता। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 110 है, 112 नहीं है, 110 है। 112 में बजट का वर्णन किया गया है, ठीक है। बट धन विधेयक का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 110 में, आप लोग याद रखना बच्चों। पूछा गया किसी अनुच्छेद के तहत संविधान के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो इसके लिए यदि कोई विधेयक दोनों पार्लियामेंट, दोनों भागों में लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाता है और उसके लिए वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर करने के लिए, तो इसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 111 में है। आगे ध्यान दीजिए, हम किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो 111 के तहत कर सकता है, ठीक है। जो उसके पास धन कोई विधेयक आता है वो अपनी पॉकेट में रख सकता है उसको, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ये पूछा गया है। तो मित्र बजट शब्द का वर्णन नहीं है। किसका? बजट शब्द का वर्णन नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 112 है। 112 में वार्षिक लेखा जोखा, वार्षिक लेखा जोखा, लेखा जोखा का वर्णन है, ठीक है, इसे हम बजट कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला है भारतीय, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 120,
ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 124 में है। किसमें? 124 में। आपको बताना है इस समय सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएंगे। किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा की व्यवस्था की गई है? तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 2 से 14 में। 124 और 2 से 14। 124 में किसका वर्णन किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का। और 2 से 14 में किसका किया गया है? तो हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चा। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपने अपने शहर में देखा होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या है? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, जिला न्यायालय है, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल 233 का वर्णन, ठीक है, 233 का बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 125 में, ठीक है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन 125 में इनके वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विचार की शक्ति दी गई है? तो ध्यान रखना, इसके लिए आर्टिकल 137 है। कितना? आर्टिकल 137 है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? मतलब राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत ले सकता है, ये पूछा गया है भाई। तो इसके लिए आर्टिकल 143 है, इंपोर्टेंट है, 100% याद कर लेना मेरे चाचा। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे कैग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कैग। इसे, ये कौन है? भारत का कह सकते हैं क्लर्क होता है, भारत सरकार का क्या होता है? क्लर्क या बाबू कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसे वैसे संवैधानिक भाषा में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। कि स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना, इसके लिए 148 है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 155 के तहत करता है। किसके? 155 के तहत करता है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, एक क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसके लिए 167 में मुख्यमंत्री कार्यों का क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। और 155 में तो बता सकते हैं राज्यपाल का वर्णन किया गया है। अगला दिया वो, राज्य की विधान परिषद का उल्लेखन किस अनुच्छेद में है? यह पूछा गया है। तो 169 में क्या किया गया है? जो विधानसभा होती है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। विधान परिषद का वर्णन किया गया है। अगला है, विधान परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो वही अनुच्छेद जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, 169, ठीक है, विधान परिषद के बारे में, ठीक है। अगला है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो बता सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। 213 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसका अध्यादेश एक कानून की तरह होता है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी तरीके से। पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा? तो इसके लिए आर्टिकल 214 है। कौन सा? 214 है, आप लोग याद रखिए। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का वर्णन करता है? तो याद रखना, आर्टिकल 215, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ए सही है, ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल है वो 243 है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को क्या करता है? परिभाषित करता है, आर्टिकल 243, ये इसका राइट आंसर है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 253 है मेरे भाई। कौन सा? 253 है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है? तो आर्टिकल 256 के तहत, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला दिया हुआ है आकस्मिक निधि, इसके बारे में जरूर सुना होगा, आप मुझे ये बताना है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? जो आकस्मिक निधि है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, ये पूछा गया है।
का वर्णन किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 267 में किया गया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसके तहत मित्र 279 का जोड़ा गया था। 279 में का जोड़ा गया था, आप लोग याद रखना। 101वां संविधान संशोधन 2016। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ध्यान रखना, वित्त आयोग की स्थापना 280 के तहत की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है। पहले केसी नियोगी थे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखना, इस जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो इसका वर्णन आर्टिकल 331 में किया गया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? इंपोर्टेंट है, इसे यूपीएससी कहा जाता है, आर्टिकल 315 में है। आगे ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव के बारे में वर्णन किया गया? चुनाव, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का वर्णन आर्टिकल 324 में है, ठीक है। 300। और राजीव कुमार इस समय कौन है तो बता सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। 3 लोग होते हैं इसमें। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 226। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे ध्यान दीजिए, इसमें यह बताया गया है इसके लिए देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 61वें संविधान संशोधन। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, ये पूछा गया है। तो आर्टिकल 326 में, ठीक है, आर्टिकल 326 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 330 है, आप लोग याद रखना। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन का वर्णन है मित्र आर्टिकल 340 के तहत, ठीक है। और 338 के तहत एससी आयोग का वर्णन है। 339 के तहत बता सकते हैं एसटी आयोग का वर्णन है। और 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे ओबीसी कहा जाता है। अगला है किस अनुच्छेद के में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ध्यान रखना, इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 में किया गया है, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश देती है? तो आर्टिकल 351 में। किस मेरे भाई? आर्टिकल 351 में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो मित्र ये मेरा सेशन था, आपको कैसा लगा? यदि आपको रियली अच्छा लगा है और आपको मेरी मेहनत से आपको दिखाई दे रहे हो, चेहरे से पसीना चल रहा है इतनी गर्मी में, तो आपका दायित्व इतना बनता है इस भाई के लिए एक छोटा सा प्रयास कर दें, इस सेशन को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो बताएं, नहीं लगा तो बताएं मुझे। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।